हो सकता है कि कुछ लोग सेम स्ट्रेटेजी लगा के अनसक्सेसफुल भी रहे हो, बट इवेंचुअली जब उनको सक्सेस मिली ड्रॉप लेने के बाद या उसके 2 साल के बाद में या 1 साल के बाद में, जब भी उनको सक्सेस मिली तो उनके पास जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी। तो अगर आपने सिर्फ पेपर में जूलॉजी बॉटनी की और आपने मान लो 90% एक्यूरेसी से कर दी तो यू आर क्वालिफाइड। जब आप लोग ओएमआर फिल करने के लिए जा रहे हो तो ओएमआर फिलिंग के अंदर मेरी बात एक मानना आप लोग, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एकदम पूरा एंड में भर देते हैं कि सर एट दी एंड भर दें, सबसे गलत तरीका यही है। हमें प्रिपेयर ही एक वर्स्ट केस के लिए होके चलना है कि यार कुछ भी हो सकता है एग्जाम वाले दिन, मैं नहीं जानता, पर मेरा एग्जाम सही होना चाहिए क्योंकि मुझे अपना दिमाग ठंडा रखना है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब नीट का एग्जाम जो है वो आ चुका है, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और यही कुछ दिन जो है इसके बाद वो दिन आएगा जिस वनडे का आप लोग इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से, क्योंकि डे 1 तो तुम्हारा बहुत पहले हो चुका था और अब उस वनडे का आप लोगों को इंतजार है जो होने वाला है, जो 3 घंटे डिसाइड करने वाले हैं कि आप आगे किस कॉलेज के अंदर जाते हैं, डॉक्टर बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, क्या हो पाता है। और बन पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बन पाते हैं तो एक और स्टार्ट, है ना, रीस्टार्ट जो हम लोग खेल रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसी वाले पॉइंट के ऊपर आज आपसे चर्चा होगी कि अब वो जो पेपर है आप लोगों का, ठीक है, उस पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, और जो चीज मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं उस चीज को अगर फॉलो करके उनको सक्सेस मिली तो क्या हुआ। तो जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा उसके अंदर मैक्सिमम सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रैटेजी जो है वो आप लोगों से शेयर करूंगा, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जो अभी कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, या जो लोग अब डॉक्टर बन चुके हैं, उनसे भी अगर बात करो तो वो यही बताते हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सक्सेसफुल लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग सेम स्ट्रेटेजी लगा के अनसक्सेसफुल भी रहे हो, बट इवेंचुअली जब उनको सक्सेस मिली ड्रॉप लेने के बाद या उसके 2 साल के बाद में या 1 साल के बाद में, जब भी उनको सक्सेस मिली तो उनके पास जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी। तो आइए इसके बारे में चर्चा की जाए कि आखिर क्या करके हम लोग नीट एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सकते हैं और अपने मार्क्स को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें पैटर्न के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पैटर्न सब लोग जानते हैं कि आपके पास में 180 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो 180 आपके पास में सवाल हैं, ये सवाल आप लोगों को 180 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व करने हैं। तो these 180 questions have to be done in 180 minutes. Now these 180 minutes will decide everything, right? पहले यहाँ पर 180 की जगह 200 होता था और ये क्वेश्चन भी 200 होते थे, तो पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, क्योंकि पहले इंटरनल चॉइस भी हो जाती थी हमारे पास कि भाई जो 15 सवाल हैं उसके अंदर से 10 ही करो। तो हम लोग मजे में रहते थे कि अरे जो आता है वो कर लेंगे, क्योंकि 5 सवाल तो ऐसे छांट ही सकते हैं जो अपने को नहीं कर रहे हैं। कई लोग तो 15 के 15 भी जानते ही थे, बट स्टिल 10 ही करने होते थे तो वो 10 करते थे। सो माय पॉइंट इज कि जैसे ही पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, तो जो एक ड्रास्टिक चेंज अभी मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जिन बच्चों के 720 नंबर आया करते थे एकदम से 700 रह गए, 710 रह गए, 715 रह गए या 705 रह गए, वो मार्क्स जो है वो डिक्रीज हुए। इसका मतलब इस बार के पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी में थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों ने सोच रखा था कि वो जो 200 मिनट का पेपर होता है उसके अंदर 180 मिनट तो पेपर करो, 20 मिनट ओएमआर भर लो। तो सारा खेल जो है ना अल्टीमेटली वो इन क्वेश्चंस को, सबसे पहली चीज ये तो पैटर्न की बात हो गई कि भाई 180 मिनट है, 180 क्वेश्चन है, और जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछा जाता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसके फिर आपके पास में 3 पार्ट, 2 पार्ट्स हो जाते हैं बायोलॉजी के, एक हो जाता है आपका जूलॉजी और एक हो जाती है आपकी बॉटनी, है ना, फूल पत्ती और ये इंसानी कहानी। और ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर फिर 3 पार्ट होते हैं, एक होती है आपकी ओसी, एक होती है पीसी, एक होती है आईओसी। फिजिक्स के अंदर हम लोग ऐसे कोई पार्ट नहीं करते क्योंकि फिजिक्स तो फिजिक्स है ना। हाँ, बीइंग अ फिजिक्स टीचर मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, अब उसमें पीसी ओसी आईओसी या जूलॉजी बॉटनी वाले डिफरेंशिएशन तो होते नहीं है, तो अपन तो भाई फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब देखो, अब ये जो है ना, इसके अंदर जो तुम्हारे लिए सबसे टफ बात है वो ये है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो पड़ता है, ये आपको पड़ता है टफेस्ट, है ना। ये ऐसे बोलो कि दिस इज द लीस्ट इजी पार्ट। हम लोग टफ बोलेंगे ही नहीं, दिस इज द लीस्ट इजी पार्ट, मतलब सबसे कम इजी है ये, टफ है ही नहीं, टफ कुछ है ही नहीं आज की डेट में। अब क्या टफ है,
जो नहीं पढ़ा तुम लोगों ने अब तो वही टफ है, ठीक है। अब मान लो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं तो टफ लग रहा होगा, पर अगर पढ़ लिया होगा तो फिजिक्स इज द लीस्ट इजी पार्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बायो वाला, इसके लिए हम लोग बोलेंगे दिस इज द मोस्ट इजी पार्ट या इजीएस्ट पार्ट। मोस्टेस्ट इजीएस्ट थोड़ी ना होता है भाई, इजीएस्ट होता है, हाँ इजीएस्ट पार्ट, ठीक है। अब यहां की भी अगर मैं बात करूं तो आपकी ओसी और आईओसी जो है ये आपके इजियर हैं, है ना। और पीसी जो है वो फिर आप लोगों के लिए कहां चला जाता है, वो आपका लीस्ट इजी पार्ट के अंदर चला जाता है, एलईपी में। जो पार्ट ऐसा बोल देता है कि चलो सिर्फ इजी है, या मान लो लीस्ट इजी है ना, टफ हम लोग काम में नहीं ले रहे हैं इसलिए। तो लीस्ट इजी पार्ट, इजियर पार्ट, लीस्ट इजी पार्ट वापस, और ये इजीएस्ट पार्ट। अब आप किसी भी क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करने जाओगे, तुम खुद सोचो, एक पेपर आया आपके सामने और उसके अंदर 10 तो टफ सवाल है और 20 उसके अंदर इजी सवाल है और 10 उसके अंदर मॉडरेट सवाल है, तो सबसे पहले क्या करने की कोशिश करोगे, खुद ही बताओ। मुझे तो इजीएस्ट सुनाई दे रहा है, तो हाँ सर इजीएस्ट। तो जो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे वो होगी कि हम लोग इजीएस्ट पोर्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। इसका मतलब जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे पेपर को, तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करना है, जूलॉजी एंड बॉटनी। यही आप लोगों का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होगा, ये वाली बात ध्यान रखें। तो अटेम्प्ट के अंदर जो पहले गो में आपको अटेम्प्ट करना है वो जूलॉजी एंड बॉटनी है। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये वाला पार्ट आप लोग 40 to 50 मिनट्स के अंदर खत्म कर लेंगे। फिर बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड, है ना। और ये जो 40 to 50 मिनट्स आपने लगाए हैं, इसके अंदर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90% आती है, ये बात मानते हुए यहां पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 360 नंबर का आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो मेजर पोर्शन ऑफ द पेपर यहां हो गया। अगर आपने पेपर में सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी की तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफिकेशन मार्क्स अलग होते हैं और सिलेक्शन फॉर एमबीबीएस कॉलेज एंड दैट टू अ गवर्नमेंट वन, वो मार्क्स अलग होता है। तो अगर आपने सिर्फ पेपर में जूलॉजी बॉटनी की और आपने मान लो 90% एक्यूरेसी से कर दी तो यू आर क्वालिफाइड, ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन मार्क्स तो कम ही रहते हैं, ठीक है ना। तो चलो जूलॉजी बॉटनी हम लोगों ने कर ली, पर ऐसा अपने को तो भैया गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट चाहिए, बात खत्म। तो जूलॉजी बॉटनी के बाद में जो आपका इजियर पार्ट आया, इजियर पार्ट किसमें आया, केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री के अंदर भी कौन सा वाला पार्ट आया, केमिस्ट्री के अंदर आपका आया आईओसी प्लस ओसी वाला पार्ट। तो ये पार्ट तो हो ही गया अपना जूलॉजी बॉटनी वाला। उसके बाद में एंट्री किसके अंदर मारेंगे हम लोग, आईओसी और ओसी के अंदर। ये वाले पार्ट को एंट्री करके आप लोग इसके अंदर अपना डिवोट कर सकते हैं आधा घंटा, ठीक है। यहां पर आपको मैक्सिमम हाफ आवर ये आप लोगों को रखना है भाई, आधा घंटा लगना चाहिए। क्योंकि देख इसमें सवाल रटने का है, इसके अंदर भी इसमें थोड़ा बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह होता है, बाकी इसमें तो लाल पीला काला नीला ही होता है। और क्योंकि इसमें लाल पीला काला नीला गुलाबी हरा पीला और यही सब होता है, तो इसीलिए आप देख लो या तो आपको इसका सवाल आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आपको सवाल नहीं आया तो आप उसे डायरेक्ट छोड़ेंगे तो जल्दी जल्दी होगा, तो इसीलिए आईओसी और ओसी पहले अटेम्प्ट करेंगे। तीसरे पे आप लोग अटेम्प्ट करेंगे केमिस्ट्री के अंदर ही फिजिकल केमिस्ट्री। और यहां इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग करीब करीब 20 से 25 मिनट या चलो आधा घंटा जो है वो आप यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट। क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव सवाल जो है वो आ जाते हैं, तो आप लोग इसमें कई बार फंस जाते हैं। ये पार्ट हो सकता है कि आपका आधे घंटे से पहले भी हो जाए, है ना। कई लोग केमिस्ट्री भी 40 से 50 मिनट में कर लेते हैं, पर हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल परसेप्शन लेके चल रहे हैं। और चौथे पार्ट पे यानी पेपर के आखिरी पड़ाव में आपको करनी है फिजिक्स, है ना। अब मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्होंने फिजिक्स जो है वो सेकंड नंबर पे की, तो भी दे गॉट सेलेक्टेड, उनकी फिजिक्स अच्छी थी। मैं एक ऐसे स्टूडेंट की चर्चा लेके चल रहा हूं, एवरेज स्टूडेंट की, जिसकी फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर रही है और उसको फिजिक्स जो है वो सबसे कम आसान लगता है बाकी सारे सब्जेक्ट से, ठीक है। तो अगर फिजिक्स की बात करूं तो अब देख, अगर मान ले 40-50 मिनट इधर गया, 1 घंटा हमारा इधर गया, तो 1 घंटा 10-20 मिनट तक आप लोग फिजिक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 1 आवर 10 मिनट्स मोटा मोटा फॉर फिजिक्स, ठीक है ना भाई। 1 घंटा 10 मिनट तुम्हें फिजिक्स के लिए मिल गए। अब ये जो 1 घंटा 10 मिनट मिला है ना, यही आपके लिए सबसे ज्यादा रक्त पिपासु पोर्शन है, जो आपके प्राण पी लेता है।
पर इससे पहले क्योंकि आप इजी पार्ट करके आए हो ना, तो कई बार पता है पेपर में क्या होता है, अगर हम लोग पहले इजी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से कई बार हम टफ सवाल भी आसानी से कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं पहले बोलता हूँ हमेशा कि पहले फिजिक्स के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पता लगा पहले ही सवाल टफ था और तुम लोग लौट गए। तो अपने को ऐसे लौटना नहीं है। लौटना नहीं है मतलब सबसे पहले जूलॉजी बॉटनी करनी है, फिर केमिस्ट्री में आईओसी और ओसी करनी है, और उसके बाद में पीसी करनी है। ये वाला पार्ट आप लोगों को देखना पड़ेगा, और एंड में आ जाएगा आपका फिजिक्स। अब फिजिक्स को भी कैसे करें, जिन लोगों को टफ लगती है उन लोगों के लिए ही फिर से बोल रहा हूँ, है ना। जिन लोगों के लिए भी फिजिक्स लीस्ट इजी है, टफ तो बोलना ही नहीं है, जिन लोगों के लिए भी फिजिक्स लीस्ट इजी है, उन बच्चों के लिए मैं ये वाली बात बताना चाह रहा हूँ कि उन बच्चों को करना ये है कि फिजिक्स के अंदर जैसे ही उनका पेपर फिजिक्स का चालू होगा, तो वो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देख लेंगे वो जो या तो स्टेटमेंट बेस्ड है, या फिर उनको दिख रहा है कि बहुत चुन्नू मुन्नू सी कैलकुलेशन है और वो खट से सॉल्व कर लेता है। तो फिजिक्स का जो पेपर जैसे ही आप शुरू करो, तो उस पेपर को शुरू करने से ठीक पहले 2 मिनट आप पेपर के पन्ने पलट के देख लो, और ऐसे क्वेश्चंस पे टिक लगा लो जो क्वेश्चंस आप एक बार में कर सकते हो, आपको भरोसा है आपके ऊपर। ऐसा करने से जब आप लोग कम से कम, और मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे, इजी क्वेश्चंस जो होंगे ना फिजिक्स के अंदर, ये कम से कम आपको 20 सवाल मिल जाएंगे जिनको आप देख के टिक मार सकते हो, या फिर बहुत मिनिमम कैलकुलेशन के साथ में उनको सॉल्व कर सकते हो। ये 20 सवाल होंगे, कम से कम होंगे, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ये वाले जो 20 सवाल है ना, इट विल टेक हार्डली बोल रहा हूं मैं आपके 20 मिनट। अब अगर इन वाले 20 सवालों में आपने 20 मिनट लगा दिया, तो अब बचा कितना टाइम आपके पास में? सर 50 मिनट बचा है अभी भी। उस 50 मिनट में अगर मैं बात करूं तो पता है मॉडरेट सवाल जो होता है ना, वो यहां पर होता है 15 से 20। तो अगर मान लो मॉडरेट सवाल भी आपके 20 हैं, या मान लो अपन तो 15 ही मान के चलते हैं भाई, पेपर हल्का फुल्का अपर लेवल पे आ गया, तो इसके अंदर आप लोग आधा घंटा आराम से लगा सकते हैं। एक सवाल पे 2 मिनट दे रहा हूं मैं यहां, क्योंकि किसी किसी सवाल में जल्दी भी हो जाएगा, वो मॉडरेट दिख रहा होगा पर होगा असल में आसान। आपको एक बार क्योंकि आपने ढंग से नहीं पढ़ा, तो आपको ऐसा लगा कि ये तो मॉडरेट है, पर वो इजी वाले में ही चला जाएगा। और उसके बाद का जो अब आपका 20 मिनट बचा, उस 20 मिनट में आपको 10 सवाल करने हैं जो टफ है। तो अब कितने क्वेश्चन बच गए आपके? 10 क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑफ द टफ कैटेगरी। इसको आपको 20 मिनट में करना है, जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस 10 सवाल के अंदर से आप लोग 5 सवाल या 3 सवाल तो छोड़ देंगे। मैं बोल रहा हूं छोड़ देंगे, मान लो, अपने आप पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखना है फालतू का, बिकॉज देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्योंकि एक्यूरेसी भी रखनी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ अटेम्प्ट कर देंगे। तो यहां पर इजी के अंदर मैं मानता हूं कि आपसे कोई गलती नहीं होगी, ये आपका परफेक्ट स्कोर जाएगा। इस 15 के अंदर से आप लोग करीब करीब आप ये मानो कि आपकी अगर 90% या मान लो 80% एक्यूरेसी भी रहती है इन 15 सवालों में, है ना, तो आप लोग काफी कर जाओगे। 80% का मतलब 12 सवाल आपने कर लिए। तो अगर 12 सवाल आप लोग यहां सही करते हैं, है ना, और इस 10 में से आप लोग अगर 7 सवाल भी सही करते हैं, 70% एक्यूरेसी, तो अगर आप सोचेंगे ना तो 20 और 12 32, 32 और 7 39 क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे। और 39 क्वेश्चंस इज अ वेरी बिग फिगर, मैं ये सही मान के चल रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो 39 40 क्वेश्चंस तो बहुत बढ़िया नंबर है यार। मतलब तुम लोग कम कैसे सोच सकते हो कि ये कम होता है? तो आपके सामने है, मतलब अगर आप ढंग से तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करो, स्ट्रेटेजाइज कर लो उस पार्ट को, तो पता है स्मार्टली हम लोग अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। तुम लोग कोशिश नहीं करता, कैसा सोचो। तो अभी जो टेस्ट दे रहे हैं ना जो बच्चे, वो लोग टेस्ट के अंदर इन चीजों को अप्लाई करके देखो। अप्लाई करोगे तो अपने आप तुमको लगने लगेगा हाँ यार ऐसा ऐसा करने से कुछ कुछ फायदा हो रहा है। और जब वो फायदा अभी आप लोगों को दिखेगा तो उसको एग्जाम में रेसिप्रोकेट करो। इसीलिए तो इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं। तो दीज टेस्ट आर ओनली फॉर दोज जो अच्छा करना चाहते हैं, और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग मिलिए, खूब मिलिए हम लोगों से आकर, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जाएं। और इसके साथ में एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जिसमें आपको ओएमआर की फिलिंग करनी होती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करके आते हैं। तो ओएमआर फिलिंग वाला जो पार्ट है ना, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप लोग ओएमआर फिल करने के लिए जा रहे हो। तो ओएमआर फिलिंग के अंदर मेरी बात एक मानना आप लोग, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एकदम पूरा एंड में भर देते हैं, है ना, कि सर एट दी एंड भर दें, सबसे गलत तरीका यही है।
सबसे गलत। अगर आपने ये कर दिया तो आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। एक भी सवाल अगर ऊपर नीचे हुआ ना, लाइन से गलत भरते जाता है और आपको आइडिया भी नहीं लगता। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी तो करना ही मत के ओएमआर फिलिंग को एकदम लास्ट में कर दें। दूसरा, एक और जो गलत तरीका आप लोग करते हो सब्जेक्ट वाइज भरने का, अगेन नॉट सजेस्टेड। मतलब मैंने इसके अंदर भी लोगों को गलती करते देखा है, इसीलिए बोल रहा हूं कि अगेन ये भी आपको करना नहीं है। ऑल्दो कुछ लोगों के लिए ये तरीका सही रहता है, फिर बोल रहा हूं कुछ लोगों के लिए सही रहता है। अगर शुरू से लेके आज तक यही करते आए और तुमसे मिस्टेक नहीं होती है तो दिस कैन बी अ सजेस्टेड मेथड टू फिल सब्जेक्ट वाइज। पर इसमें एग्जाम का जो प्रेशर है ना, वो गलती करवा देता है। एंड वाला तो बिल्कुल ही काम में नहीं लेना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज मे बी अ गुड स्ट्रेटेजी बट नॉट सजेस्टेड बाय मी, ठीक है। ये नॉट सजेस्टेड है, एकदम नॉट सजेस्टेड, मेरी तरफ से सब से सजेस्टेड नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी आप लोग कर रहे हैं, जो भी जहां से भी आप लोग कर रहे हैं, तो मान लो पहला पन्ना मिला, पन्ना वाइज भरो। एक पन्ने पे 5 सवाल है, वो 5 सवाल भर दो। एक पन्ने पे 6 सवाल है, वो 6 के से सॉल्व करके भर दो। सिंपल स्ट्रैटेजी, टाइम खराब नहीं होता है इसके अंदर, ध्यान रखना। आपको लगता है कि ओवरऑल एक साथ भरूंगा तो टाइम बचेगा, उसमें गलती की चांसेस ज्यादा है। वो 2 मिनट बचाने के चक्कर में हो सकता है कि आपके पूरे ओएमआर ही गलत भर जाए, और पूरी ओएमआर गलत भर गई तो कांड हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, आप भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, आप भी यही चाहते हो कि भैया सब कुछ सही हो जाए। तो व्हाट आई सजेस्ट इज पेज बाय पेज। मेरा सजेशन है आपको पेज बाय पेज भरिए, और पेज बाय पेज भरते चलेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी ओएमआर भर गई। और एंड में अगर मान लो, कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन से दिल लगा बैठते हैं 2-4 सवाल करने के अंदर, और एकदम से घड़ी देखी और पता लगा टाइम ही हो गया सर। तो एंड वाले जो लोग हैं ना, उनकी हालत खराब हो जाती है। वो बोलते हैं अभी सारी ओएमआर भरनी है, ओएमआर कब भरूंगा, अभी तो पेपर ही पूरा नहीं हुआ। पता लगा 5 बजने के अंदर 10 मिनट बजे, ओएमआर पूरी खाली है, कुछ किया ही नहीं। तो सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो सारी की सारी यही है, कई अनसक्सेसफुल लोगों की, जो लोग उस एग्जाम के अंदर सक्सेस नहीं पा सके, पर दिमाग बहुत तेज था, एंड में ओएमआर भरने गए, हड़बड़ी में गलत भर दी। क्योंकि ये रीजन आपने कई बार सुना होगा, सर ओएमआर गलत भर गए। ये वही वाले कारण है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। पेज बाय पेज करते चलो, एक पेज खत्म किया, 5 सवाल जल्दी से भरे, चलो भाई अगला पन्ना। इट इज वेरी वेरी इजी, पेज बाय पेज। ओएमआर कैसे भरनी है, पेज बाय पेज भरनी है। जो एनटीए के इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं के हिसाब से सामान लेके जाना है, कोई एक्स्ट्रा सामान अपनी तरफ से नहीं ले जाना है, जिससे कोई हबड़ तबड़ ना हो। क्योंकि पेपर के दौरान भी 10 से 15 मिनट आपके जबरदस्ती के वेस्ट हो जाते हैं, है ना। साइन करो, अंगूठे मारो, ये करो वो करो, फोटो दिखाओ। कभी कोई चीटिंग करता हुआ आपके रूम के अंदर पकड़ा गया तो उसके अंदर नाटक हो जाएंगे, बाहर कुछ हो गया तो उसका नाटक हो जाएगा। कभी कोई शोर चल रहा है और ये चल रहा है और वो चल रहा है। तो अपने आप को इस समय ऐसे प्रिपेयर करो कि आपको एग्जाम देते टाइम कोई शोर से भी फर्क ना पड़ रहा हो। लाइट चली गई, लाइट जाने का फर्क नहीं पड़ रहा हो। जनरेटर चल रहा है, जनरेटर चलने का फर्क ना पड़ रहा हो। एसी क्लासरूम थोड़ी मिलेगा वहां पे जैसा कोचिंग में मिलते। तो एक टेस्ट ऐसा दो जिसके अंदर एसी बंद हो और तुम्हें टेस्ट देना पड़ रहा हो, एकदम पसीने में लथपथ बैठे हो, पर टेस्ट तो देना पड़ रहा है। मई की गर्मी तो और भयंकर होगी, समझ रहे हो। तो टेस्ट को वर्स्ट पॉसिबल कंडीशंस के अंदर देना है। तो जो टेस्ट की कंडीशंस है ना, वो कैसी भी हो सकती है, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो टेस्ट कंडीशन कैसी हो जिसके अंदर आप जबरदस्ती 2-5 मिनट अपने खराब करो इधर उधर। हाँ, हम यहाँ पर जब टेस्ट कराते हैं तो हम यही चीज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा बैठ के टेस्ट दे रहा है, जबरदस्ती उसके पास चले गए, हाँ भाई दिखा तेरा पेपर, जबरदस्ती पेपर ले लिया उसका, चल इधर साइन कर। जबरदस्ती करते हैं ये सब। क्यों करते हैं, जिससे उसे रियल एग्जाम की फील है। चलते चलते बीच में पंखा बंद कर देते हैं, क्यों करते हैं, जिससे उसे गर्मी लगे। एग्जाम के दिन जहां आपका सेंटर है, पता लगा बहुत छोटा सा कोई स्कूल के अंदर सेंटर आ गया, और फिर क्या करोगे आप। अब ठीक है, बेंच तो हम लोग नहीं बदल सकते, पर ऐसी सीटें भी मिल सकती हैं जिन सीट्स के ऊपर आप पूरा ढंग से नहीं बैठ पा रहे हो। तो इसीलिए एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच के हर चीज का अपना बंदोबस्त कर लेना। ढंग की सीट मिलनी चाहिए, हिलने वाली हो तो उसे सेटल कराना। हिलने वाली बेंच भी मिलती है। तो फिर बोल रहा हूं, बहुत सारी चीजों का सेटल देख करना पड़ता है। तो टेस्ट कंडीशन जो है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो में टेस्ट दे लो, ठीक है ना। गिव टेस्ट इन वर्स्ट केस सिनेरियोस, तभी पता लगेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वहां।
हो सकता है कि एग्जाम सेंटर में बढ़िया एसी वेसी लगाओ, पर एसी ज्यादा ठंडा कर रहा हो, तुम्हें सर्दी लगने लगे एग्जाम में, बार बार टॉयलेट करने भागना पड़े, फिर क्या करोगे? तो देखो बहुत सारी कंडीशंस है, हमें प्रिपेयर ही एक वर्स्ट केस के लिए होके चलना है कि यार कुछ भी हो सकता है एग्जाम वाले दिन, मैं नहीं जानता, पर मेरा एग्जाम सही होना चाहिए क्योंकि मुझे अपना दिमाग ठंडा रखना है। समझ गए? तो हमारी प्रिपरेशन ऐसी हो जिसके अंदर हम लोगों को टेस्ट वर्स्ट केसेस के अंदर भी दिलवाए जाए। तो हम लोग तो एक काम करते हैं, पंखे अंखे बंद कर देते हैं जाके, अभी मैंने बताया ना, परेशान कर देते हैं, एसी ज्यादा ठंडा कर देते हैं जबरदस्ती। तो भी जब हम देखते हैं बच्चों के नंबर आ रहे हैं तो हमें खुशी होती है, हालांकि बच्चों को ये वाली बात जनरली पता नहीं होती है कि हम लोग किस लिए कर रहे हैं, पर बाद में जब वो लोग एहसास करते हैं इस चीज का तो उनको पता लगता है कि यार सर ने हमारे साथ ये सही किया। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू बिल्ड इन, है ना, हम यही चीज आपके लिए बनाना चाहते हैं कि आप लोग टेस्ट कंडीशंस को भी ध्यान में रखें। ऐसे नहीं कि एकदम गद्देदार कुर्सियों पर बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, मजा आ रहा है एकदम, है ना, एकदम हार्ड कुर्सियां होती हैं उनके ऊपर कमर दुख जाती है, 3 घंटे तक जब बैठना पड़ता है। लिखने की तो आपकी खूब प्रैक्टिस है, उसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है, तो वो सब प्रैक्टिस नहीं करनी, वो बोर्ड के अंदर दिक्कत आती है, ओएमआर भरने में वो दिक्कत नहीं आती और ना पेपर सॉल्विंग में आती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की तुम्हारी बहुत आदत होती है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलोगे तो मेरे हिसाब से आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। और इसी आस में कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, मैं निपुण मित्तल मिलता हूं आप लोगों से दोबारा एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।